चलिए, आज हम लोग गांधी और उनसे संबंधित तथ्य जो है उसको देखेंगे, उनसे जुड़े हुए आंदोलन समझने का प्रयास करेंगे और ये पूरा भारतीय स्वतंत्रता तक चलेगा। तो आज का सेशन याद कर लेना, समझ लेना, ध्यान से सुनना, ठीक है। 1948 तक हम पूरा जर्नी कवर करेंगे। आज एक ओवरव्यू दूंगा, आगे चल के जो घटनाएं होंगी उनका विस्तृत विवरण आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत गांधी जी से करते हैं। पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं समझाते चलता हूँ, ध्यान यहीं रखना, ठीक है। गांधी युग टॉपिक रहेगा हमारा। सबसे पहला पॉइंट देखो, 1869 में गांधी जी इस धरती में अवतरित हुए, ठीक है। 1869 एग्जैक्ट डेट क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे, बताओ। 2 अक्टूबर 1869, ठीक। किनके वजह से अवतरित हुए? करमचंद गांधी, ठीक है। प्यार से इनको कबा गांधी भी बुलाते थे। कबा गांधी कौन थे पूछे तो महात्मा गांधी मत मार देना, उनके पिताजी हैं, ठीक है। उनके पिताजी हैं कबा गांधी, और दीवान थे। दीवान थे मतलब बहुत रईस थे, रईस के घर पैदा हुए थे गांधी जी, ठीक। तो एक समय तक इनको दूसरों के दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था गांधी जी को। जब खुद पे गुजरा तब समझ आया। तो देखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद गांधी, कबा गांधी के यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, आप जानते होंगे, ठीक है। और लोकेशन पूछे तो पोरबंदर, गुजरात। ये बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं क्यों, ठीक है, क्लियर। ऐसे में एक और चीज पढ़ते होंगे, बहुत ही जल्दी इनको सफलता मिल गई, ठीक है। बोले सर हमारा 30 साल हो गया है, हो नहीं पा रहा है। इधर 30 साल की उम्र तक 4 हो गए थे, नहीं समझे, हम 2 और हमारे 4, ऐसा। तो 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में किनसे विवाह हुआ? इंदिरा गांधी, कस्तूरबा, कस्तूरबा बाई से विवाह हुआ, ठीक है। 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा बाई से विवाह हुआ। और पहले के समाज में जल्दी शादी हो जाया करता था, 12-13 साल। हमारी मम्मी खुद 16 साल हुआ, कहीं आपके भी मम्मी पापा लोग का 15-16 साल में नाक बह रहा तब शादी कर दिया सारे, ठीक है। तो 13 साल की उम्र में किससे शादी हुआ? कस्तूरबा बाई से विवाह, ठीक। अब देखो, रईस घर में पैदा हुए थे, पैसा की कोई कमी नहीं, तो इसको पढ़ाए लिखाए, ठीक। और इंडिया में नहीं पढ़ाए, कहाँ भेजे? बाहर भेजे, ठीक है। तो 1889 से 91 तक ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कहाँ चले गए? इंग्लैंड। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से पढ़ के आऊंगा, बोले ठीक। लेकिन जब जा रहे थे तब इनकी माता और बाई दोनों खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न समाज था, वो नैतिकता की दृष्टि से भारतीय लोग नहीं देखते थे उसको अच्छे रूप में, ठीक। मतलब वहाँ का जो मॉडर्नाइजेशन था यहाँ के लोगों को चुभता था। तो उसकी मम्मी का टेंशन था कि बाहर जाके नॉन वेज खाना मत चालू कर दे, ठीक है। शराब पीना चालू मत कर दे, वहाँ कॉमन था शराब पीना। जैसे यहाँ कई लोग बाहर से आते होंगे, मैस लेते होंगे, तो संडे कुछ स्पेशल बनता होगा, ठीक है। तो वैसे ही गांधी जी की एक किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना उसको। उसमें एक इंसिडेंट था, उसको बताता हूँ। तो इनकी माता चिंतित थी कि शराब का सेवन ना करने लग जाए, मांस मदिरा का सेवन ना करने लग जाए, और पराई स्त्रियों का रुझान ना हो जाए, ठीक है। ये कस्तूरबा बाई ज़्यादा टेंशन था कि दूसरे जाए, क्योंकि वहाँ शादी हुआ है नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, पसंद आ गया तो बोले ठीक। तो अपनी माता को आश्वासन दिए थे कि भैया मैं कभी शराब का सेवन नहीं करूँगा, ठीक है। और उसी किताब में घटना मिलती है कि जब ये हॉस्टल में जहाँ रहते थे, पढ़ते थे, तो हर दूसरे हफ्ते में ऐसी भोग का आयोजन होता था, स्पेशल संडे रहता था समझ लो। उसमें शराब की एक बोतल मिलती थी, 3 लोगों का एक ग्रुप रहता था, एक बोतल रहता था, 3 पैग माना रहता था समझ लो, ठीक है। तो गांधी जी चूंकि नहीं पीते थे, तो जिस ग्रुप में शामिल हो जाते थे वहाँ 1/3 ना हो के 1/2 होता था। तो गांधी जी उस समय फेमस हो गए थे, गांधी जी के पास सब जाते थे कि भैया आज हम लोग के ग्रुप में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये उनके किताब में शामिल है, ठीक। कस्तूरबा बाई टेंशन में थी कि नहीं मत जाओ मेरे को छोड़ के, तो फिर उसको भी आश्वासन दिए, ठीक, कि तेरा मरीजे इश्क हूँ,
अच्छा ना कर मुझे, मैं अब तेरा हो चुका हूँ, अब तू सोचा ना कर मुझे। ठीक है, तो ये शायरी टिकाया तब जाके कस्तूरबा भाई जाने दी। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए कहाँ? इंग्लैंड। ठीक है, फिर 1891 में वापस आ गए, भारत वापस आए। सर बोले सर 1915 भी पढ़े क्या भारत आए? तो 2-3 बार भारत आ गए थे। ठीक है, जा जाके 1891 में भारत वापस आए और फिर अपना क्लिनिक खोले। ठीक है, एडवोकेट वाला, जो कि खास करके चला नहीं। तो राजकोट और मुंबई में ये वकालत करते थे। राजकोट और बम्बई में वकालत करने की कोशिश किए, लेकिन कुछ खास चला नहीं। ठीक है, राजकोट और बम्बई में वकालत प्रैक्टिस चालू किए, बट चला नहीं। एक टाइम में बोल नहीं पाते थे। ठीक है, आगे चल के बहुत बड़े लीडर बने। एक वीडियो बहुत वायरल होता है कि आपकी बहन पहले क्या करती थी, क्या नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी, अब क्या हुआ, बोलने लगी। तो वैसे गांधी जी भी पहले बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, बोलने लगे। ठीक है, तो पहले ये भी बोल नहीं पाते थे। ठीक, लेकिन उसके बावजूद अब ज़्यादा फेमस नहीं थे, तो फीस कम था। तो एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, तो उन्होंने गांधी जी को हायर किया, बोले इधर आओ मेरे पास। ठीक है, साउथ अफ्रीका बुलाया, कौन? दादा अब्दुल्ला, और बुला के अच्छा किए। ठीक है, दादा अब्दुल्ला इनको न्योता दिए कि व्यापार के सिलसिले में मेरा केस लड़ना है, यहाँ आके लड़ लो। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है और उतना मेरे पास पैसा नहीं है कि फॉरनर को अफोर्ड कर सकूँ, आप ही आ जाओ। बोला ठीक है। तो 1893 में दादा अब्दुल्ला के न्योता पर गांधी जी कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, और यहीं से एक मोड़ आता है उनके जीवन में। रास्ते में इसी 1893 में ही कंटिन्यू करना, एक स्टेशन है पिट्स मारिसबर्ग, और ये नाम याद रखना, पिट्स मारिसबर्ग। तो गांधी जी बढ़िया फर्स्ट क्लास टिकट लेके जा रहे थे, एसी वाले में। ट्रेन में देखे होगा ना, स्लीपर क्लास, फिर जनरल बोगी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। तो फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे थे, तो उसके सामने एक जन गोरा व्यक्ति बैठा हुआ था। तो वो शिकायत कर दिया टीटी से। तो टीटी बुलाया उसको, पूछे कि टिकट कहाँ है? तो टिकट देखे, फिर भी बोले कि तुम यहाँ से उतरो। बोले कहा है, मेरे पास तो टिकट है। तो उस समय बहुत ज़्यादा भेदभाव चलता था, काला गोरा वाला। तो बोले तुम काले को टिकट दे किसने दिया, पहली बात तो। और टिकट होने के बावजूद उनको लात मार के भगा दी वहाँ से। बोले ठीक है, तुम मेरे को ट्रेन से लात मार के भगा, मैं तुमको पूरा इंडिया से लात मार के भगा दूंगा। ठीक है, तो पिट्स मारिसबर्ग में उनको ट्रेन से भगा दिया गया, ट्रेन से निकाल दिया गया। तो ये नाम याद रखना, याद करना आसान है। पीटी से, मारी से और बकी से, पीट के, मार के और बक के उसको भगा दिए, पिटिस मारिसबर्ग। ठीक है, पिट्स मारिसबर्ग, तो ट्रेन से निकाल दिया गया। ठीक है, और ये तो उनके साथ हुई घटना। फिर जब साउथ अफ्रीका पहुंचे, तब जाके जो बाहरी देशों में एशिया के लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, उसको देख के ये एकदम असहज हो गए। बोले ऐसा इंग्लैंड की सरकार कैसे कर सकती है? ठीक, खुद के ऊपर भी गुजरा और वहां जाके देखे। बोले सर इससे पहले होश नहीं आया क्या? तो इससे पहले मैं बताया कि अमीर घराने में पैदा हुए, कोई स्ट्रगल नहीं देखा, पढ़ने के लिए भी कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और बोले सर इंग्लैंड में तो देखे होंगे, नहीं, जो दमनकारी नीति दूसरे देशों में अपनाई जाती थी इंग्लैंड सरकार द्वारा, वो खुद इंग्लैंड में नहीं होती थी। इंग्लैंड में भेदभाव उतना नहीं होता था। ठीक, और यही कारण था, जब आगे चढ़ के आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कई लोग लंदन भाग जाते थे। ठीक है, लंदन में कोई सोसाइटी या कोई पार्टी का गठन करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता था होगा, कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए एक अवसर मिलता था, तभी तो वहाँ लंदन जा रहे हैं, वहाँ पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, तो लंदन में उतना भेदभाव नहीं होता था। तो गांधी जी को लगा कि जब लंदन में कोई भेदभाव नहीं है, तो बाहरी देशों में उसी सरकार द्वारा ये भेदभाव क्यों? ठीक, बहुत सारे भेदभाव रहते थे। ठीक है, कि आपको रोड में नहीं चलना है, जहाँ अंग्रेजी लोग चल रहे हैं उस रोड में नहीं चलना है, 8-9 बजे के बाद, शाम होने के बाद आपको निकलना नहीं है, जैसे भेड़ बकरियों को ठूस दिया जाता है शाम के बाद। तो इस प्रकार के भेदभाव, जैसे यहाँ ऊंची जाति नीची जाति चलता था, बस वैसे ही भेदभाव होता था वहाँ। ठीक है, तो ये सब देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे, खुद उनको लात मार के भगा दिए, तो ये सब एकदम अंदर से उनको किचमोल दिया। ठीक है, तो एशिया के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव से क्या हो गए? असहज हो गए। ठीक है, और वहाँ साउथ अफ्रीका में 3 प्रकार के भारतीय रहते थे।
ठीक, भेदभाव होता था। 3 प्रकार के भारतीय होते थे। तो 3 प्रकार के भारतीय में क्या क्या शामिल थे? एक तो थे अनुबंधित मजदूर, कॉन्ट्रैक्टेड लेबर, जो खास करके गन्ना खेत में काम करने के लिए भारत से यहाँ लेकर आ गए थे, इधर सस्ते में मिल जाते लेबर। तो 3 प्रकार के भारतीय थे। कौन? अनुबंधित मजदूर, दूसरे मेमन व्यापारी, मेमन मतलब मुसलमान लोग, ठीक है, मेमन व्यापारी वहाँ पे थे। इन लोग थोड़े अच्छे तबके के लोग थे, रिच क्लास पीपल थे। और तीसरे गैर अनुबंधित मजदूर, गैर अनुबंधित मजदूर। बोले सर ये कौन है? तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है काम करने के, लेकिन वो वहीं बस गए, वहीं शादी कर लिए, ठीक है, फैमिली बढ़ा लिए, तो गैर अनुबंधित मजदूर वहाँ जाके बस गए, जिनका वो काम धंधा से कोई लेना देना नहीं, दूसरा काम पकड़ लिए और वहीं जाके बस गए, ठीक है। तो इतने प्रकार के भारतीय वहाँ थे। इन दोनों ऊपर और नीचे इन लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा शोषण होता था, और खास करके गैर अनुबंधित मजदूरों के खिलाफ, ठीक है। अब यही सब देखते हुए 1893 में तो आ गए थे, यही सब देखते हुए 1894 में उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल कांग्रेस नहीं, नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया, ठीक है। ये पार्टी किस लिए बनाई, ये संस्था किस लिए बनाई? भारतीयों के हितों के लिए, भारतीयों के भारतीयों के लिए हितों के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या रखा? नटाल इंडियन कांग्रेस। कब? 1894 में। सारा डेट याद रखेंगे, फिर से पीछे ऑर्डर समझाता हूँ। 1869 में गांधी जी पैदा हुए, करमचंद गांधी जी कृपा से 1882 में 13 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो गया कस्तूरबा बाई के साथ। 1899 और 91 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए, ठीक है। ये डेट तो आपको याद रहना चाहिए, बट अब पूछता नहीं है, ये डेट इंपॉर्टेंट है 1893 का। 1891 में भारत वापस आया, राजकोट और मुंबई में अपना वकालत चला रहे थे, लेकिन बताया कि इतना चल नहीं रहा था और बोल नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी 1893 में चूंकि फीस कम था समझ लो, इसलिए दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे, उन्होंने उसको साउथ अफ्रीका बुलाया, न्योता दिया कि भैया मेरे आके केस लड़ो। अब जितवाया हरवाया वो पता नहीं, लेकिन जब आ रहे थे ट्रेन में सफर कर रहे थे तो पिट्स मारिसबर्ग में उनको क्या ट्रेन से निकाल दिया कि स्टेशन में, ठीक। और वहाँ फिर जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो एशिया के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को देख के एकदम असहज महसूस करने लग गए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक। 3 प्रकार के भारतीय रहते थे वहाँ पे, अनुबंधित मजदूर, मेमन व्यापारी और गैर अनुबंधित मजदूर। तो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शोषण होता था, ठीक। और इसी वजह से 1894 में, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। किस लिए? तो भारतीयों के हितों के लिए, ठीक है। ये डेट याद रहेगा, ठीक। पूरा क्लियर लाइन से सब चीज़ें आपको देखनी है। अब इसके बाद ये वहाँ के लोगों के लिए लड़ाई तो लड़ते रहे। 1903 में इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, हिंदी में भी यही है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशित किया। और इसमें वो अपने विचार विमर्श राय रखते रहते थे। 1904 की एक घटना याद रखेंगे, फिनिक्स फॉर्म की इन्होंने स्थापना की डरबन में। डरबन साउथ अफ्रीका का एक प्रसिद्ध शहर है डरबन, डरबन में फिनिक्स फॉर्म या फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई। अब देखो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना का उद्देश्य क्या था। गांधी जी का लड़ाई करने का तरीका या विरोध करने का तरीका अलग था। वो सत्याग्रह का प्रयोग किए। सत्याग्रह मतलब सत्य और अहिंसा का सहारा, हिंसा का सहारा नहीं, सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपना सादगी से बात रखते थे, किसके सामने? अंग्रेजी सरकार के सामने या जो भी पार्टी रहती थी। तो डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। तो जो भी सत्याग्रही रहते थे उनके लिए एक ट्रेनिंग जैसा था, समझ लो। आप यहाँ आके रह सकते हो, सादा जीवन जी सकते हो और सत्याग्रह का ट्रेनिंग ले सकते हो। आगे चल के एक और टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की गई थी, सेम वैसे ही उद्देश्य रहता था। तो बट 1904 वाला याद रखेंगे, डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई। अब जो गांधी जी थे उनके लड़ाई लड़ने का तरीका
क्या था बताया, विरोध करना लेकिन सादगी से, अहिंसा पूर्वक विरोध करना, ठीक। लेकिन इससे पहले वो एक्टिव मोड में नहीं थे। पहले क्या करते थे, वो याचिका लिखते थे कि मेरी बात मान लो, याचिका लिखने का काम करते थे, अखबारों में लेख लिखने का प्रयास करते थे। और उसको ये, गांधी जी को ये लगता था कि इंग्लैंड में जो सरकार है उन तक शायद यहाँ की भेदभाव या जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचती होगी, शायद इसीलिए यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, ठीक। तो उनको ये लगता था कि अगर वहाँ तक जैसे तैसे बात पहुँच जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो लंदन स्थित ब्रिटेन सरकार को, लंदन स्थित जो ब्रिटेन की सरकार है उन तक बात पहुंचाने का प्रयास करते थे, बात पहुंचाने का प्रयास। लेकिन धीरे से इनको मालूम चला कि भैया ये जो सरकार इनके कान में जू तक नहीं रेंगती। उसके बाद ये एक्टिव मोड में आ गए और 1906 में एक आंदोलन चलाया, किसके खिलाफ, तो याद रखना, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक नियम लाया गया था, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते थे काले लोगों के लिए, ब्लैक एक्ट, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसमें यह बोला गया कि जितने भी एशियन लोग हैं और खास करके भारतीय जो हैं, उन भारतीयों को अपने साथ हमेशा एक आईडी प्रूफ लेकर चलना पड़ेगा। उनका थंब इंप्रेशन के साथ एक आईडी रहता था, पहचान पत्र, तो हमेशा उनको कैरी करना पड़ेगा। कोई भी देखा टोका तो उनको आईडी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फाइन लगेगा। तो ये केवल और केवल ज़्यादातर किसके लिए रहता था, भारतीयों के लिए रहता था। तो इससे वो अपमानित महसूस करने लग गए। अब मान के चलो इतने लोगों के बीच में मैं ये 4-5 लोगों से ही बस आईडी मांगू, बाकी लोगों को एंट्री दे दूं, ऐसे तो अच्छा लगेगा कि इनका आईडी वाले लोग का, नहीं लगेगा। तो बस वैसे ही अलग से सिर्फ भारतीय लोगों के लिए एक एक्ट लाया गया, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसके तहत भारतीयों को अपने साथ हमेशा आईडी प्रूफ रखना पड़ता था। तो इसके खिलाफ पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का प्रयोग किए। और ये काफी हद तक सफल भी रहा ये आंदोलन। पूरा से ये एक्ट बंद तो नहीं हो गया, लेकिन उसमें कुछ रियायत जरूर दी गई, ठीक है। तो यहां से धीरे धीरे गांधी जी का नाम उभर कर आने लगा। 1909, किसी किसी किताब में आपको 1910 भी मिल जाएगा, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई। टॉल्स्टॉय फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना। और इसका भी उद्देश्य क्या था, सत्याग्रही को ट्रेन करना। सत्याग्रही को ट्रेनिंग देना, मतलब वहाँ आके रुक सकते हो, वो शेड्यूल फॉलो करना होगा आप लोगों को, वहाँ आपको शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। तो 1909 या 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई साउथ अफ्रीका में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स अभी तक मैंने बताया। 1869 में जन्म हुआ, 1882 में विवाह हो गया, 1889 से लेकर 91 तक 2 साल बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। बेसिक जो पढ़ाई थी भारत में हुआ, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। वापस आए, 1891 में अपना वकालत का कारोबार चलाया, नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी 1893 में उनको बुलावा दिया, किसने, शेख अब्दुल्ला ने, दादा अब्दुल्ला ने, ठीक है। और वहाँ जाके उनको पीट्समारिस वर्ग में भेदभाव झेलना पड़ा, उसको निकाल दिया गया ट्रेन से, ठीक। साउथ अफ्रीका में और देखे कि बाकी भारतीयों के साथ भी ऐसा हो रहा है, और उससे लगा कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक। फिर 1894 में उसी के लिए एक पार्टी बनाई, एक संस्था बनाई, जिसका नाम क्या था, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल भारतीय कांग्रेस, ठीक है, 1894 में, ये आप याद रखेंगे। 1903 में क्या हुआ, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला जिसमें लेख लिखा करते थे। 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए, ठीक है। और वैसे ही 1909 या 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की। एक डेट अगर याद रखना, 1909 का याद रख लेना, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। दोनों का मोटिव यही रहता था, सत्याग्रह को ट्रेन करने का काम करते थे, ठीक है। 1906 में एक एक्ट लाया गया था, क्या नाम था उसका, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। उनको हमेशा एक रजिस्ट्रेशन अपने पास रखना पड़ता था, समझ लो एक प्रमाण पत्र, एक आईडी प्रूफ हमेशा पास रखना पड़ता था, मांगे जाने पर उसको दिखाना होता था, हमेशा उनको कैरी करके रखना होता था, ठीक है। और 1909-10 यहाँ तक देख लिए। उसके बाद 1913 में
ये वो दौर था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में तो फेमस हुए ही हुए, साथ ही साथ इंडिया में भी फेमस हो गए। 1913 में पोल टैक्स के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, पोल टैक्स। और वहां पे जो भी भारतीय विवाह होते थे, पोल टैक्स क्या था कि अगर भारतीय यहाँ साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, कोई ज़्यादा काम धंधा नहीं है, जिनका लाइसेंस समाप्त हो गया है, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड लेबर होते थे, काम कराने के लिए लाए हैं तो अलग बात है, और यहीं आके बस गए हो, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसी सारे के सारे गरीब मजदूर, गरीब लोग और कहाँ से टैक्स दें, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था, और नहीं देते तो मारते थे फिर, ठीक है। तो पोल टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाए। दूसरी बात, वहाँ जितने भी ईसाई शादी होते थे, उसके अलावा जो भी शादी हुई, चाहे वो इस्लामिक रूप से हो, कबूले वाला, या सात फेरे के माध्यम से भारतीय शादी हो, है ना, मतलब हिंदुओं वाली शादी हो, किसी प्रकार की शादी जो गैर ईसाई ढंग से की गई है, वो सारे को क्या कर दिया, अप्रमाणीकरण कर दिया गया, मतलब उसको नाजायज ठहरा दिया गया। और ये स्पष्ट, ये शब्द बोलते थे लेजिटिमेट, मतलब नाजायज है, वो शादी भी नाजायज है और उसके बाद जो बच्चे हैं वो भी नाजायज है। तो ये उनके लिए ठेस पहुंचाने वाली बात थी, ठीक। तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कड़ा प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, किसको, अंग्रेजों को। और ये साउथ अफ्रीका में तो चला ही चलो आंदोलन, भारत तक ये बात पहुंच गई। और भारत तक बात पहुंचाने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके गुरु बनते आगे चल के। तो गोपाल कृष्ण गोखले जगह जगह घूम घूम के इंग्लैंड सरकार के खिलाफ घृणा के भाव पैदा करने के लिए काम करते थे, ठीक है, इस बात को बता के। और वहीं पे उन्होंने बताया कि एक लीडर है महात्मा गांधी जो ये काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये भी काफ़ी हद तक सफल हुआ, इसको रद्द किया गया, ठीक है, ये आंदोलन भी सफल हुआ और गांधी जी यहाँ से क्या हो गए, फेमस होना चालू हो गए, केवल साउथ अफ्रीका में नहीं बल्कि इंडिया में भी, ठीक। और 1915 में फिर ये कहाँ आ जाते हैं, भारत वापस आ जाते हैं। इनकी क्या हो जाती है, भारत वापसी। अब भारत वापसी के बाद बहुत सारी घटनाएं हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इससे पहले ये 1869 से लेकर 1915 तक की जो घटना है उसको आप लाइन से याद करिए, याद करो, फिर आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो इसके बाद की घटना सुनना, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे चल के एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ अधिवेशन हम लोग डिटेल में पढ़े। उस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी शामिल थे, बैठे हुए थे पीछे वाली सीट में, और उन्हीं के बाजू में कौन बैठे थे? राजकुमार शुक्ल। बताया जो कोचक रहे थे बीच बीच में, इधर भाषण सुनने नहीं दे रहे थे उनको, बता रहे थे उधर चंपारण में थोड़ा प्रॉब्लम है, आ जाओ। ठीक है, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर गांधी जी कहाँ गए? चंपारण। तो 1917 का भारत वापसी के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह में ये पार्टिसिपेट किए, इन्हीं के द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्या था एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जो कपड़ों को रंगने के लिए नील आता है, उजाला वाला, 4 बूंद उजाला एडवर्टाइजमेंट आता था, ठीक है, तो वो नील का उत्पादन करते थे। ठीक, अब एक खेत में एक हिस्सा 3/20, मतलब अगर 20 एकड़ खेत है तो 3 एकड़ में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों को क्या उगाना पड़ता था? नील का उत्पादन करना, नील उगाना पड़ता था। ठीक है, ये क्या काम आता था बोले तो कपड़ों को रंगने के लिए। लेकिन दूसरे देशों में फिर एक केमिकल के माध्यम से पाउडर आने लग गया जो इसको दबा दिया, मतलब वो सस्ता हो गया और नील का उत्पादन अब मतलब लाभदायक नहीं रहा। ठीक, तो अंग्रेज क्या करते थे? भारतीय किसानों को पैसा देते थे एडवांस में कि ये पैसा रखो, और अच्छा खासा अमाउंट देते थे, और उसके बदले में एक एग्रीमेंट साइन करा लेते थे कि तुमको 3/20 हिस्से पे, मतलब खेत के एक हिस्से पे क्या करना पड़ेगा? नील उत्पादन करना पड़ेगा। अब जितने भी घटनाएं होंगी ना, उसको दोनों एंगल से देखना, केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं सोचना, अंग्रेजों के बारे में भी सोचना। अंग्रेज अपने फायदे के लिए पैसा दे दिए उनको, किसानों को, और क्या बोले उसके बदले में? क्या मांगे कि कुछ हिस्से में तुम क्या उगाना? नील उगाना। अब जब नील का उत्पादन लाभदायक नहीं रहा, अब कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए, कई सालों के लिए कर लिए, तो अंग्रेज बोले कि भैया उस नील का उत्पादन तो बंद कर दो, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन में खेती करने के लिए तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो पैसा हम दिए हैं उसी को लौटाना पड़ेगा। तो अंग्रेज भी अपने जगह सही थे, सही थे कि नहीं थे? मतलब मैं पैसा दे दिया हूँ कि भैया यहाँ पे तुम ये खेती करना, तो मेरे हिसाब से ही खेती करोगे, और क्या। ठीक, लेकिन मजदूर इसके लिए नहीं माने, बोले नहीं नहीं, हम अपना खेती करेंगे और तुमको पैसा भी नहीं देंगे। ठीक है, तो यही भारतीयों के हितों के लिए लड़ने के लिए राजकुमार शुक्ल आगे आए, किसान नेता थे, मजदूर नेता थे, और उनसे जब बात नहीं बनी, और गांधी जी का नाम 1913 से एकदम हाई प्रोफाइल हो गया था। ठीक है, इंडिया में भी फेमस थे, वहाँ भी फेमस है, साउथ अफ्रीका में अंग्रेज भी जानते थे उनको। तो 1916 में राजकुमार शुक्ल जब उनसे मिले तो रिक्वेस्ट की और उधर बुलाए। कहाँ बुलाए? बिहार में। तो बिहार में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चालू किया, और ये सक्सेसफुल भी हो गया। बोले चलो ठीक है, नहीं मांगेंगे पैसा। ठीक है, तो ये किसानों के लिए लड़ा गया लड़ाई था। समझ आया क्या था? नील उत्पादन के लिए, नील उत्पादन होता था खेती में, नील। ठीक, आने वाला टाइम में इसको डिटेल में देखेंगे भी, अभी फिलहाल उतना ही समझो। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चला। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब ये क्या घटना हो गई? तो देखो उस समय प्लेग फैला हुआ था। ठीक है, प्लेग है, महामारी है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरने लग गए, तो कई लोग काम धंधा छोड़ दिए थे कि नहीं जाएंगे भैया, हमको भी फैल जाएगा, हम फैक्ट्री वैक्ट्री में नहीं जाएंगे काम करने। तो जो मजदूर काम करते थे उनको अलग से प्लेग बोनस दिया जाता था। ठीक है, अलग से क्या? प्लेग बोनस, ताकि उनको मोटिवेट कर सके कि तुम भैया आओ काम धंधा करो। लेकिन कुछ समय बाद प्लेग की महामारी समाप्त हो गई, जैसे कोरोना आया फिर चले गए, तो ये महामारी भी आई और चले गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जो प्लेग बोनस मिलता था मजदूरों को, उसको बंद कर दिया। और अंग्रेज अपनी जगह सही थे, भैया जब प्लेग चले गए तो और क्या चीज़ का बोनस दूं मैं, फिर पुराने दर पे काम करो। लेकिन बोले नहीं नहीं, जब मिल रहा था वो मिलना चाहिए, बोले वो प्लेग व्लेग से लेना देना नहीं। ठीक है, तो मजदूर इसीलिए अड़ गए, बहुत देर तक अपना खुद का प्रयास किए लेकिन नहीं सफल हो पाए। तो फिर गांधी जी को बुलाए, फिर गांधी जी आए और मामला को क्या कर दिए? सुलटा दिए। अब पूरा मैटर क्या था उसके लिए कल वाली क्लास में देखेंगे, बट फिलहाल इतना ही जाना। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो 1900 ये भी सफल हो गया। ठीक है, 1918 में एक और सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह। ये अकाल पड़ने के वजह से हुआ था। जो भू राजस्व संहिता थी वो ये कहती थी कि अगर किसी कारणवश, और किसी कारण में खास कारण ये था कि अकाल पड़ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी कारणवश अगर पैदावार 1/4 से कम होता है तो कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाएगा, ये बोले। ठीक, अब उस समय अकाल पड़ गया, उत्पादन नहीं हुआ, उसके बावजूद
अंग्रेज क्या कर रहे थे, लोगों से टैक्स वसूल रहे थे, कर वसूल रहे थे। ठीक है, अब लड़ाई ये थी कि भैया उत्पादन 1/4 हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी बात पे वाद विवाद चल रहा था। अंग्रेज बोलते नहीं नहीं भैया 1/4 इतने में तो 1/4 हो ही गया उत्पादन, और भारतीय किसानों का कहना था कि नहीं, नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर आंदोलन छिड़ा। फिर गांधी जी एंट्री मारे और मामला सुलटा दिए। चंपारण सत्याग्रह नील उत्पादन के लिए, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या, प्लेग बोनस के लिए। ठीक है, बोनस कैसे सेटल हुआ उसको देखेंगे। खेड़ा सत्याग्रह अकाल पड़ गया था, 1/4 प्रोडक्शन नहीं हुआ, इस बात को लेकर वाद विवाद था, और टैक्स नहीं देने को लेकर वाद विवाद हुआ। ठीक, अल्टीमेटली इसमें रिजल्ट ये निकला कि जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, वो टैक्स नहीं देंगे, जो अमीर है वो स्वेच्छापूर्वक पटा देंगे। तो कौन पटाएगा? तो यहाँ लाखों रुपए मंथली इनकम होगा, फिर भी बीपीएल कार्ड बना होगा, कैसे प्रिय? ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, तो ये नील उत्पादन के लिए, ये अहमदाबाद मिल मजदूर बताया, प्लेग बोनस इसका मुद्दा था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह अकाल संबंधी था, है ना। अब देखो 1919 में 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट 1919 में। ये रॉलेट एक्ट क्या था? इसके हिसाब से अगर मेरे को इसके ऊपर शक है, मैं अंग्रेजी सरकार हूं, इनके ऊपर शक है कि भैया थोड़ा क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, तो इनको क्या तुरंत जेल में डाल दिया, कोई वारंट नहीं, और कितने समय के लिए भी जेल में डाल दूं, कितना भी कूटूं, कोई सवाल नहीं उठाएगा। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट ये था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी, मेरे को शक है इसके ऊपर, तो मैं उठा के उसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो ये बोले ये तो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक, तो रॉलेट के एक्ट के खिलाफ ये विरोध चल रहा था, लोग भी विरोध कर रहे थे, बड़े बड़े नेता भी विरोध कर रहे थे। और इसी समय एक और घटना हो जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी एक्ट के तहत ना 2 फेमस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। तो उसी का विरोध करने के लिए इस बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, क्या करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए कि भैया उन गिरफ्तारी जो हुई है उनको छोड़ा जाए। लेकिन उसी दिन क्या पड़ गया, बैसाखी पड़ गया, 13 अप्रैल था, 13 अप्रैल का डेट था 1919, उसी दिन बैसाखी भी पड़ गया। तो कुछ लोग उस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, और बहुत सारे लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय जैसे भी 144 धारा लगती है ना, कि बहुत ज़्यादा एक साथ ग्रुप में लोग घूमना नहीं है, उस समय अंग्रेजी सरकार अपने बचाव के लिए करती थी, ताकि कोई ऐसा गतिविधि एक साथ कहीं कांड ना कर दे। ठीक है, तो लोग इकट्ठा हुए थे, अंग्रेजों को आ गया गुस्सा, तो वहां गोलीबारी कर दी। ठीक है, गोली चल गई, बहुत सारे लोग उसमें मर गए। तो इस वजह से गांधी जी नाराज हुए, गांधी जी नाराज हुए, और 1920 में उन्होंने एक आंदोलन चालू किया, जिसको क्या बोले, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन, अब हम कॉपरेट नहीं करेंगे बोले तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे सामान नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे नियम कानून नहीं मानेंगे, ये सब इसमें था असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन चल हुआ। ठीक है, अब 1922 की ये घटना है, ये असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से फैला, लोग अच्छा मिलजुल के पार्टिसिपेट किए, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। ये लगभग इसी टाइम आज़ादी मिल जा रहा था, ऐसा बोलते हैं पुराने लोग। एक 1905 की घटना है, 1905 के बारे में बुलाता है, जब स्वदेशी आंदोलन चला। 1920 में भी आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ। लेकिन गांधी जी का एक नियम था कि कहीं पे भी क्या नहीं होना चाहिए, अहिंसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ अच्छा चल रहा था। चौरी चौरा नाम का एक जगह है यूपी में, क्या, चौरी चौरा, तो हाँ, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा में एक कांड हो गया। क्या कांड हो गया? तो लोग रात में निकले थे, बढ़िया भीड़ में, सब जानते हो, गाली गलौज करते हुए, तो एक आध कोई पुलिस को गाली बक दिया होगा, तो पुलिस जाके उससे भिड़ गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने पुलिस को मार दिया। उसके लिए वो क्या निकाला, राइफल निकाला। ठीक है, हवाई फायर किया, लेकिन लोग नहीं भगे, डरे नहीं, क्योंकि भीड़ में थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलाते चलाते ऐसे हेड शॉट मार दिया किसी को, तो एक जन मरे, तो बाकी सब लोग नाराज हो गए, उन लोगों को कुदा कुदा के मारे। इन लोग क्या किए, जिस थाना था, जिस थाने के वो पुलिस वाले थे, उस थाने को अंदर से लॉक कर दिया और अंदर में रह गए। इन लोग बाहर से लॉक कर दिए और आग लगा दी। ठीक है, तो ये चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से
चौरी चौरा कांड के वजह से ये जो आंदोलन था इसको वापस ले लिए, और गांधी जी का इससे काफ़ी विरोध हुआ कि भैया, अगर कई नेता ऐसे बोले कि कश्मीर में अगर कोई घटना हो रही है उसकी सज़ा कन्याकुमारी वाले लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, इस एक घटना के वजह से आप पूरे आंदोलन को वापस ले लिए। तो ये दौर था जब गांधी जी की बहुत बुराई होती थी, आलोचना होती थी, बट ठीक है, गांधी जी अपने में अड़े रह गए। तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। स्टोरी पूरा कनेक्ट करते चल रहे हैं, और खास करके गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। 1919 का रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना, ये बताना नहीं था मेरे को, बट ये 1920 के असहयोग आंदोलन को बताने के लिए जरूरी था। इसी के खिलाफ नाराजगी थी, और 1920 में क्या चालू किया उन्होंने, असहयोग आंदोलन चल गया। 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से इसको वापस ले लिया गया। ठीक है, 7-8 साल तक गांधी जी इनएक्टिव थे, फिर अचानक से 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और यहीं पे ऊपर लिख लेना डांडी मार्च। गांधी जी को फिर सभी लोगों को इकट्ठा करना था, मौका ढूंढ गया, मौका मिल गया। कैसे मौका मिला, तो उस समय अंग्रेजी सरकार नमक के ऊपर टैक्स लगा दी थी। अब नमक एकदम छोटी सी वस्तु, बहुत सस्ती वस्तु, कोई टैक्स दे भी देता तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि बात नमक की थी तो उसमें अमीर तबके के लोग भी शामिल, अमीर भी नमक खाएंगे और गरीब भी नमक खाएंगे। अब मान के चलो साइकिल पर टैक्स लगा दें तो भैया साइकिल तो केवल और केवल गरीब चला रहे, बोले अमीर नहीं चला रहे। ठीक, तो नमक तो सब खा रहे हैं, तो नमक एक ऐसा मुद्दा था जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकता था। तो गांधी जी को मौका मिल गया कि भैया नहीं, इसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। तो अपने आश्रम से निकले और रैली पे निकल गए, और समुद्र जाके क्या वहाँ पे नमक बना, उसके नमक को ऐसे चाट लिए। ये क्या था, दांडी यात्रा था। ठीक है, तो वो प्रतीक था किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्ट होने का। और वहाँ तो नमक कानून तोड़े ही तोड़े, समुद्र में नमक बनाया चलता है। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा, छत्तीसगढ़ में भी नेता लोग करते थे पार्टिसिपेट। ये पंडित रविशंकर शुक्ल सुने होंगे, वो HCl से बना दिए, सोडा से बना दिए, सब अलग अलग तरीके से क्या बनाए, नमक बनाया उसको। ठीक है, चाटने पे टैक्स नहीं था, बनाने पे था। चलो ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो सब नमक बना के क्या किया, उसका अवज्ञा केस, ठीक है, उस कानून को तोड़ दिए। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। अब जैसे असहयोग आंदोलन फेमस हुआ था, वैसे ही एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन दबाव पड़ा उस समय 1931 में वायसराय थे जिसका नाम था इरविन। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार से उसको फटकार पड़ी कि भैया ये कौन है, गांधी जी, इनको ठिकाने लगाओ बोले। लेकिन अब मार देते तो दिक्कत रहता, जो सब अहिंसा हिंसा चल रहा है वो हिंसा में तब्दील हो जाता। तो इरविन गांधी को बुलाए, बोले महाराज क्या चाहिए आपको, ये कहाँ नमक वमक के लिए लड़ते रहते हो, बोले क्या चाहिए मैटर बताओ। तो गांधी जी अपने कुछ कुछ मांगे रखे। ठीक, इस बात से भी नाराजगी हुई। गांधी इरविन जो समझौता हुआ, इरविन गांधी को बुलाए थे क्या करने के लिए कि भैया इस आंदोलन को आप बंद करिए। तो इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था, टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिए। क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। ठीक है, और बदले में गांधी जी की बात मानी गई, और वो मुद्दे एकदम छोटे छोटे थे, इस वजह से गांधी से बाकी नेता लोग नाराज थे कि आप फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, वो बैक फुट पे था। आप चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा बात आप मनवा सकते थे, लेकिन सरेंडर करके आया। क्या क्या बात मनवा के, वो नमक कानून वाला, वो बोले महिलाओं को भी धरने का अधिकार मिले, शराब बंद हो। तो ये सबसे नाराज हो गए, छोटे छोटे मुद्दे पे आप सहमति जताकर आ गए। और इरविन ने आश्वासन दिया कि भैया आप एक स्थगित कर दीजिए और आपकी बातें, सारी बातें सुनी जाएंगी, छोटी बड़े। आप कहाँ आए, बोले आप लंदन आए। अब लंदन कहाँ है, तो लंदन में याद रखना 1930, 31 और 32 ये गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसका नाम ऐसे पड़ गया, जो टेबल रहता था वो राउंड टेबल रहता था। ठीक है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें पहला हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। तो कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस को बहिष्कार करा था कि ये नहीं जाएंगे, हमको कोई बात नहीं करना बोले। तो पहले में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, और इधर दुनिया भर का आंदोलन चल रहा है, तो उधर दबाव बढ़ा था कि जैसे तैसे नेताओं को मनाएंगे, आश्वासन देंगे, तब तो ये आंदोलन दबेगा। तो कांग्रेस पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं, ऊपर से गांधी जी ये बड़ा आंदोलन चला दिए। तो जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी ये एग्री हो गए कि ठीक है मैं 1931 में आऊँगा, ठीक है मैं 1931 में पार्टिसिपेट करने आऊँगा। अब गांधी जी कहाँ चले गए,
ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए। और वहीं उनको देखे कौन, विस्टन चर्चिल। विस्टन चर्चिल लाइन लगा के खड़े हुए थे, बोले गांधी को देखूंगा कौन है गांधी, इतना मतलब फेमस नेता है, ठीक है। तो उनको लगा कि एकदम सूट बूट में आएंगे ऐसे, कोट वोट पहन के, ब्लैकबेरी वाला, लेकिन क्या पहने थे वे, धोती पहने हुए, ठीक है। और धोती भी बहुत पुराना वाला, बहुत ज़्यादा नया नहीं पहनते थे धोती। तो ऐसा क्या देख लिए पता नहीं उनको, क्या बोले, अर्धनग्न फकीर है। ये तो क्या है, अर्धनग्न फकीर है जो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनको विस्टन चर्चिल यहीं पे क्या बोले, अर्धनग्न फकीर। बोले सुबह सुबह क्या दर्शन कर लिया। अर्धनग्न फकीर बोल के मजाक उड़ाए, ठीक है। तभी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे, अब जैसे ये बोलने जाते, बी आर अम्बेडकर अपना एससी वाला मुद्दा उठा दिए कि हम अपनी जाति के लिए बात करेंगे, ठीक। और कोई मुस्लिम प्रतिनिधि है वो मुसलमानों के लिए बात उठा रहे हैं, सब अपना अपना बात रख रहे हैं। तो गांधी जी को बोलने का मौका नहीं मिला, वो चिड़चिड़ा के वापस आ गए, बोले मेरे को कोई बात नहीं करना है, ठीक है। अब वापस आए, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू किया, जो स्थगित कर दिए थे ना, फिर से चालू किया। लेकिन तब तक जोश ठंडा हो गया था, ठीक है। शुरू में तो सब पार्टिसिपेट किए, लेकिन अब बीच में ब्रेक आ गया, तो सब जोश ठंडा हो गया, कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये अच्छा मौका था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इस समय लोगों को लग रहा था कि जब गांधी जी भारत वापस आएंगे तो एक अच्छी खुशखबरी लेके आएंगे, लेकिन खाली हाथ लौट गए, ठीक है। तो जगह जगह गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया उनके विरोध जताने के लिए, ठीक। तो ये वो दौर था जब गांधी जी की जो छवि थी थोड़ी सी धूमिल हो गई, एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में, कि यार ये कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जैसे ही वापस दोबारा ये चालू किए, उनको क्या कर दिए, जेल में डाल दिए। क्या, जेल में डालिए गांधी जी को, ठीक है। अब जेल में डाल दिए, अब ये भी एकदम नाराज कि मैं क्या कर बैठा यार, और कुछ बात नहीं बना। तो जेल में इनकी तबीयत ऐसी खराबी थी, पहले से खराब थी। उसी बीच अंग्रेजों ने हिंदुओं को बांटने के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत करके कंसेप्ट लाया, कम्युनल अवार्ड। उसमें भारतीय और एक अनुसूचित जाति वर्ग, उसको अलग कर दिया गया, एससी को अलग से रिजर्वेशन। और जैसे पृथक निर्वाचक मंडल लाए थे ना, मुसलमानों को अलग से वोट देने के लिए निर्वाचक मंडल लाए थे, बस वैसे ही एससी कैंडिडेट्स को भी वोट देने के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल तैयार कर दिया। उस वजह से गांधी जी नाराज हो गए, पहले ही हिंदू मुस्लिम बटा हुआ, अब हिंदुओं में और अलग अलग वर्ग में बढ़ जाएंगे। इस वजह से नाराजगी से गांधी जी ने क्या, आमरण अनशन चालू किया, ठीक है। आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब तक ये सांप्रदायिक पंचायत वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। और गांधी जी थे क्या, जिद्दी, बोले जो असहयोग आंदोलन, इतना बड़े आंदोलन को वापस ले सकते इतने विरोध के बावजूद, तो फिर ये मर जाएंगे फिर भी अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो बी आर अम्बेडकर जी टेंशन में आ गए। उस समय बी आर अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करते थे। तो बी आर अम्बेडकर टेंशन में आ गए कि भैया इनको कुछ हो जाएगा तो सब लोग मेरे ऊपर जिम्मा थोप देंगे कि इन्हीं की वजह से निपट के करें। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता। किनके किनके बीच पूना पैक्ट बोलते हैं, गांधी और बी आर अम्बेडकर की, ठीक है। अब उसके बाद कोई कुछ खास घटना नहीं हुई। 1900 आगे बढ़े हम, 1932 के बाद 1942 में आते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, अब ये कहा है भारत छोड़ो आंदोलन चालू किए। तो 1939 में आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और इसमें बिना कांग्रेस के बड़े नेताओं के परमिशन के भारत को भी उस युद्ध में ढकेल दिए कि भारतीय लोगों को शामिल होंगे। फिर बोले कि हमसे परमिशन नहीं लेंगे, हमसे पूछे ही नहीं, और भारतीय लोगों को फिर युद्ध में झोंक दिए, फिर पैसा लगेगा भारतीयों का, फिर लोग मरेंगे कौन, भारत के। तो कांग्रेस इस बात से नाराज हो गई और बोले कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ, ठीक है। 1947 में भारत देश को आज़ादी मिल गई, और आगे चल के 1948 में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके वजह से लोग नाराज रहते थे, और खास करके कट्टर हिंदू ज़्यादा नाराज रहते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे कट्टर हिंदू, जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की क्या कर दी, हत्या कर। कौन सा डेट था,
ठीक है, तो डेट लिख लेना, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या। तो ये पूरा गांधी युग था, शुरू से लेकर आखिरी तक बताएं। अब जो जैसे चंपारण सत्याग्रह पढ़े उसको भी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन देखे वो भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सारे पे नोट्स बने हुए हैं, बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं सारा मूवमेंट आपको समझा दिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। गांधी जी उनको आंदोलन, जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। पिताजी का नाम क्या? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हो गई। पोरबंदर राजकोट बीकानेर के दीवान थे गांधी जी के पिता। ठीक है, गांधी जी के पिता दीवान थे, मतलब वही बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी अमीर थे। गांधी जी से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित था। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, उसको पॉइंट बना के डाल दिया। ठीक, 1889 से 91 में इंग्लैंड चले गए वकालत की पढ़ाई करने। 93 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे वहाँ, और वे भारत 1915 में लौटे। ठीक है, मतलब 1893 से 1915 साउथ अफ्रीका प्रवास था इनका। दक्षिण अफ्रीका में पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन में, पिट्स मारिसबर्ग स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ठीक, 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की गई। टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की गई थी 1909 और 10 में। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन, ओपीआई है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। अब इसका लैंग्वेज पूछा जाता है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और तमिल, ये सब था। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और तमिल, ये सारे लैंग्वेज में ये छपता था। तो कभी कभार पूछा जाता है कि किस में नहीं छपता था, तो याद रखना, खुद गुजरात के थे तो गुजराती, हिंदुस्तानी थे तो हिंदी। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में तमिल लोग भी ज़्यादा व्यापारी लोग हैं, है ना, साउथ में, तो तमिल में भी छपता था और अंग्रेजी में भी, ताकि अंग्रेज वालों को भी समझ आए। ठीक, तो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल चलता था। 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, ये पढ़ा था। 1906 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ आंदोलन चला है। ठीक है, तो एक एक्ट निकला था रजिस्ट्रेशन, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। उसके तहत क्या बोले कि इंडियन लोग जो है उनको क्या रखना पड़ेगा? आईडी रखना पड़ेगा हमेशा, जब मांगे तब तुमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 1909 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई। कभी 1910 भी मिले तो 1910 को भी कंसिडर कर लेना। 1913 में पोल टैक्स और विवाह संबंधी नियम के खिलाफ आंदोलन चलाया। पोल टैक्स क्या था कि जो भारतीय यहाँ रह रहे हैं बिना किसी काम धंधे के, उनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बोला ठीक, अपने जगह वो भी सही थे, जो वहाँ आबादी बढ़ रहा था, बोले ठीक। विवाह संबंधी नियम के खिलाफ आंदोलन चला। विवाह संबंधी क्या नियम था? बताया कि जो भी ईसाई के परे नियम से शादी करेगा वो क्या? नाजायज कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने आंदोलन चला 1913 में। 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अच्छा, जब ये 1915 में भारत वापस आया ना, तो अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 में साबरमती नदी के किनारे ये साबरमती आश्रम, इसी को ट्रांसफर कर दिया, उसका ब्रांच उधर लेके चल दिए। 1 साल तक भारत भ्रमण करो और अपने कान खुले रखो और मुंह बंद रखो का सुझाव गांधी जी को किसने दिया था? ये पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले। ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैं। ठीक है, जब आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया, उन्होंने ये दिया। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। सत्य और अहिंसा, अहिंसा से उनका तात्पर्य था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी ने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। बीच में ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे ना, कांग्रेस से जुड़े थे, ऐसा नहीं कि बस गए तो सीधा 22 साल बाद वापस आए, बीच बीच में आते थे मिलने। किससे? कस्तूरबा से। ठीक है, चलो, खैर कस्तूरबा भी साथ में गई थी। तो महात्मा गांधी ने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, ये याद रखना बात को। ठीक, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। वही है कि मतलब गांधी जी द्वारा बुक लिखी थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब किताबें हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया सत्याग्रह का? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, उसके बाद ये घटना भी देख लें आप। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। अहमदा मिल मजदूर हड़ताल 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला। ठीक, चंपारण सत्याग्रह को पहला सविनय अवज्ञा बोला जाता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल को प्रथम भूख हड़ताल बोला जाता है। और खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन बोला जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, पहला जन आंदोलन। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। आगे चल के रेडियो में अनाउंस करते हैं, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से। ठीक है, तो रेडियो में आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन करते, समझ लो टेलीकास्ट करते, फ़ोन तो नहीं, टेलीकास्ट, कि राष्ट्रपिता हमें इस अभियान में आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वहीं पे राष्ट्रपिता हुए। ठीक, गांधी जी को गांधी किसने बोला? गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक, नोआखली के काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया। प्यारेलाल, ये सब फैक्ट्स हैं, बेसिक कहानी तो बता ही दिया। छत्तीसगढ़ में भी महात्मा गांधी एंट्री मारे थे। कब? 20 दिसंबर 1920 को।
कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ धमतरी में एक सत्याग्रह हुआ, पानी को लेकर वाद विवाद था उसमें, छत्तीसगढ़ में आप पढ़ेंगे। तो डैम वगैरह बनाए थे अंग्रेज इतना खर्चा करके कि बोले कि इसका पानी यूज़ करोगे तो टैक्स देना, आपको यूज़ ही नहीं करे पानी को बोले नहीं, बरसात हो गया भाई, अब नहीं चाहिए पानी। तो अंग्रेज को लगा इतना खर्चा कर दिया डैम बना के, क्या है, तो जानबूझ के ज़बरदस्ती डैम का पानी छोड़ दिया, भैया पानी यूज़ किया, अब पानी छोड़ेंगे तो खेत में जाएगा ही ना, बोले पानी यूज़ किया पैसा दो, ऐसा मामला था। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, उस वजह से 20 दिसंबर 1920 को आए थे। दूसरे बार फिर आए, कब? 24 नवंबर 1933 को। फिर कब आए? बार बार कहा आ रहे हैं, कोई मैटर था क्या, किसी से मिलने आ रहे थे क्या? नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उसको सुधार लेना, इसमें अभी तक सुधरा नहीं है। 23 नंबर, ठीक है, 22 33 सुधार लेना, ठीक है, वो जाने की डेट लिखा गया है, ठीक है। 1932 में जब बी आर अम्बेडकर के साथ पूना समझौता करते हैं, तब अम्बेडकर को ये आश्वासन देते हैं कि जो जिस वर्ग के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो उसमें मैं भी शामिल होऊंगा, मैं भी लोगों को जागरूक करूंगा। तो कुछ वर्गों को उन्होंने क्या नाम दिया? हरिजन नाम दिया, ठीक है, हरिजन नाम दिया। और 1932 के बाद गांधी जी हरिजन उत्थान के कार्यक्रम में लग गए। अब बोले कि अब इधर से वोट बटोरता हूँ, तो उसी क्रम में भारत भी आए थे, कब? 1933 में। लेकिन जब, हाँ, छत्तीसगढ़ आए थे, भारत में ही थे, छत्तीसगढ़ आए। तो जब यहाँ आए तो देखे कि पहले से ही भैया एक व्यक्ति, जो कि नाम था क्या? सुंदरलाल शर्मा, ये पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं, तो सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बोले, तो सुंदरलाल शर्मा भी खुश, ठीक है। तो 22 नवंबर 1933 को फिर से एंट्री मारे। 1930 में गांधी जी को यरौदा जेल में बंद किया गया, और यरौदा जेल को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी। ये 1932 होना चाहिए, एक बार डेट चेक कर लूँगा, कल बता दूंगा। गांधी जी की मृत्यु पर नेहरू जी ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अब कुछ ना कुछ बोलना था, ठीक है, तो क्या बोले? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, किसने बोला? माउंट बेटन है, ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक, पूरा नाम लेना, वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंट बेटन ने बोला गांधी जी ने। और अर्धनग्न फकीर किसने बोला? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी 1916 में दिया था। गांधी जी का मानना था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, अर्थात साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए, मतलब मंजिल और रास्ता जरूर। जैसे एग्जाम होता है बोर्ड वगैरह या कहीं पे भी, अब आपका साध्य क्या है? एग्जाम पास करना, ठीक। जैसे कई लोग गवर्नमेंट जॉब निकालना चाहते हैं, तो साध्य क्या हो गया? गवर्नमेंट जॉब निकालना। साधन क्या हो गया? कि बढ़िया आप तैयारी करें, एग्ज़ाम दिलाएं और निकालें, ठीक। तो साध्य और साधन दोनों पवित्र हो जाएगा, आपका उद्देश्य भी पवित्र है और साधन भी। लेकिन कुछ कॉल आता है, सर थोड़ा जुगाड़ है क्या, 5-10 लाख तक दे सकता हूँ तो क्या भैया किसी को लगता है कि साध्य पवित्र है ना, मेरे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर साधन कुछ भी हो बोले, ठीक है। रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस पर डिटेल में कल बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसको लेकिन पढ़ के आना, याद करके आना, थोड़ा रट के आना। तो ये सब हम लोग मूवमेंट, जितने भी असहयोग आंदोलन जो चर्चा कर चुका हूँ, इस पर और विस्तार से कल बात करेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।